नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीएम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुश्ताक अहमद। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये मौका दिया है कि आपके चैनल से रूबरू हो सकूं और सामीन नाज़रीन से आपके करीब मुखातिब हो सकूं। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिस प्रकार से देख सकते हैं आप पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगातार 5 महीने से है, तो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है शिक्षा पर, तो हम जानेंगे आज प्रिंसिपल डॉक्टर मुश्ताक अहमद से। और जो जहां तक कि मेरा मानना है कि किसी भी देश को अगर विकसित करना है तो स्वास्थ्य और शिक्षा पे अधिक ध्यान देना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लगातार 5 महीने से सभी कॉलेज, सभी इंस्टीट्यूशन, सभी स्कूल बंद हैं। तो सर, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं छात्र लगातार परेशान हैं और किस प्रकार से वो अपनी पढ़ाई को जारी रखें इस लॉकडाउन की अवधि में भी, वो किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को जारी रखें? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये विश्वव्यापी समस्या है और उससे हमारा देश भारत भी जूझ रहा है। तो प्रथम चरण में जब लॉकडाउन हुआ तो इसके बारे में ये समझ में ही नहीं आया कि अब इस स्थिति से निपटने का हमारे पास क्या रास्ता है। तो वो रास्ता लॉकडाउन था, तो वो हमने देख लिया। लेकिन प्रथम के बाद जब ये साबित हो गया कि इस बीमारी की, कोरोना की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है, तो उसके लिए था कि व्यक्तिगत तौर पे आदमी को सचेत करना है, एहतियात बरतना है। सामाजिक दूरी की बात हुई कि भाई इंडिविजुअली जो है आदमी जो है कम्युनिटी के साथ एक जगह न रहें, सामूहिकता को छोड़ें, इंफरादी तौर पे जिंदगी गुजारें, उससे बात हुई। लेकिन जब लगातार ये जो लॉकडाउन बढ़ता चला गया तो अब ये बात तय हो गई है कि हमारे मुल्क में इस पे जितना काम होना चाहिए, जिस दृष्टि से नजरिए से देखा जाना चाहिए, उस नजरिए में सरकार अपने तौर पे सोचती है, जनता अपने तौर पे सोचती है। दोनों में कोई एकरूपता नहीं है। कानून के तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन जो कदम उठा रहे हैं उसमें, और जनता जो काम करना चाह रही है, दोनों में अंतर है। ऐसी स्थिति में ऊहापोह की स्थिति है। इसलिए अब मेरा मानना यह है कि हमने सबसे ज्यादा जो उसमें, अब जैसा कि आपने भी कहा कि छात्रों का भविष्य दांव पे है। हमने 5 महीने से ऑनलाइन सिस्टम, कई प्रक्रियाएं हैं, उनके लिए मटेरियल, रीडिंग मटेरियल हमने वेबसाइट पे डाला। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत विचार ये है, जो हमारी सोच है वो ये है कि अब जब दूसरे क्षेत्रों में सारे काम हो रहे हैं तो महाविद्यालय, विद्यालय भी खुलने चाहिए। और छात्रों, अभी बिहार में पूरे राज्य में मैट्रिक के स्कूलों, मैट्रिक के छात्रों का फॉर्म भरा जा रहा है, इंटरमीडिएट के छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और वो फिजिकली कॉलेज जा रहे हैं। उसकी ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है फॉर्म भरने की बिहार में। तो इसलिए जब वो छात्र आ रहे हैं तो ऐसी सूरत में अब सिर्फ कक्षा बंद क्यों रहेंगी? तो मेरा ख्याल है कि अब कक्षा खुलनी चाहिए, इसलिए कि हमारे यहाँ बुनियादी ढांचा जो है, जिसको आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, वो नहीं है। आप ऑनलाइन करेंगे। हमारे यहाँ 95% जो छात्र हैं वो छात्र कहाँ से आते हैं? वो मिडिल क्लास से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। उनके वो छात्र ऑनलाइन वही कर सकता है जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। दूसरी बात यह है कि गरीब बच्चे, लड़कियां ज्यादा हैं हमारे यहाँ पढ़ने की तरफ आई है। अच्छी बात है कि महिलाएं भी आगे आ रही हैं। अब उनके घर के पास जो एक मोबाइल है, अगर है भी तो एक एंड्रॉयड मोबाइल है, तो वो बच्चों को देना नहीं चाहते हैं। ये सारी समस्याएं आ रही हैं। तो इसलिए मेरा अपना व्यक्तिगत ये है कि अब जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि नीट की परीक्षा और जेईई की परीक्षा आप लीजिए, सितंबर से चालू कीजिए, तो मुझे लगता है कि अब शैक्षणिक संस्थाओं को खोला जाना चाहिए। और जो व्यक्तिगत, जैसे आमतौर पे आप देख रहे हैं कि मास्क का प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये तो स्वेच्छा से करेगा, लाठी डंडा से नहीं हो सकता। आदमी को खुद भी समझना होगा कि साहब, जब इसकी कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का कोई दवा नहीं आई है, और अगर मास्क पहनना हमारे लिए अनिवार्य है तो हम उसका पालन करें। तो शैक्षणिक संस्थानों में भी इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि छात्रों आए तो मास्क लगा के आए। जो दूरी बताई गई है कि 6 फीट की दूरी हो, उसकी व्यवस्था की जाए, लेकिन बढ़ चलना चाहिए। अवेयरनेस की जरूरत,
जागरूकता अवेयरनेस के साथ साथ शैक्षिक संस्था उनकी ठोस उपाय करें, और उसमें कोई बहुत दुश्वारी नहीं है। गेट पे अगर हम कहते हैं बाबू बांस लगा क्या हो, एक दिन वापस करेंगे, दूसरे दिन लेके आएगा वो। कॉलेजों में हमारे पास जगह है कि एक बेंच पे पहले 4 लड़के बैठते थे, अब 1 लड़के बैठेंगे। ये क्या सकता है, प्रावधान है बिल्कुल, क्या सकता है, परीक्षा भी। सर आप चूंकि एक प्रिंसिपल हैं सीएम कॉलेज के, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, जहां तक कि आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास जारी है सर, तो आप ये बताइए सर, ऑनलाइन जो क्लास में उसमें कितने पार्टिसिपेंट, मतलब कितने बच्चे उपस्थित होते हैं? देखिए मैं 4 महीने से, मार्च में नहीं अप्रैल से, मैंने मार्च तो हुआ वो में चला गया, लेकिन अप्रैल से हम लोगों ने, जब सरकार का नोटिस नहीं आया था, उसी समय सीएम कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिसने प्रारंभ कर दिया था। 2 कॉलेज यहाँ, एक वो एमएलएसएम कॉलेज में जो मोहन मिश्रा जी हैं, उन्होंने शुरू किया। तुरंत हम लोगों ने कहा कि आप छात्रों को यही होगा, और हमारे कॉलेज के सभी विभागों के द्वारा लोगों ने एक बाकायदा रूटीन बनाया और प्रारंभ किया, और मैं उसको देखता हूँ। मुझे लगता यह है कि हमारे ये कार्यक्रम में सीधे तौर पर 35 से 40% छात्र ही जुड़ पाते हैं। कितने बच्चे में से? मान लिया अगर किसी ऑनर्स का क्लास है, अब उसका सेक्शन 1 मान लिया है, उसमें 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे में डायरेक्ट जो क्लास चलता रहता है, जुड़े हुए तो सब है उसको, लेकिन चूंकि एंड्रॉइड मोबाइल के साथ साथ इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए, उसको टूटना ही नहीं चाहिए, तो वो जोड़ने की कोशिश भी करते होंगे अपने घर पे। मान लिया कुछ स्थान का लड़का है, वो जुड़ नहीं सकता, अभी बाढ़ है, डूबा हुआ है, ऐसी स्थिति में नेटवर्क ही खराब है, तो वो जुड़ नहीं पाता है। तो हमको लगता यह है कि ऐसे भी ये 35 से 40% बच्चे से ज्यादा अधिक कभी नहीं जुड़ते हैं। ये है 60% बच्चे से सफर कर रहे हैं। और जब क्लास वर्ग होता था आम दिनों में, तो हमारे दूसरे कॉलेज की मैं बात नहीं करूंगा, सीएम कॉलेज चूंकि वहां वर्ग नियमित रूप से होते हैं, तो वहां 70 से 80% प्रतिशत बच्चे क्लास में होते थे। खासकर हमारे यहाँ बीबीए और बीसीए और बीबीए चलता है, उसमें 100% बच्चे रहते हैं, यानी 60 बच्चे हैं तो आपको रोजाना 58 बच्चे आपको अपेयर मिलेंगे। लेकिन अभी बीसीए बीबीए के भी छात्र जो शहर में रह रहे हैं वो तो जुड़ रहे हैं, लेकिन अधिकतर छात्र जो हैं वो देहाती इलाके के हैं। और हमारे यहाँ 2 प्रॉब्लम हुई, एक तो हुआ कि एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है बच्चों के पास, सभी के पास, और अगर है तो उसको नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क की ऐसी व्यवस्था है कि वो बात करते हैं हेलो हेलो हेलो, हम लोग करते रहते हैं। हम लोग खुद अभी ये जो वेबिनार हो रहा है हमारे कॉलेज में भी लगातार चल रहा है, उस वेबिनार में भी देखते हैं कि शहर में जुड़ने वाले यहाँ से अपने घर पे बैठे हुए हैं, बीच में 4 बार 5 बार ड्रॉप होता है। शिक्षा जो है एकाग्रता चाहता है, बिल्कुल आप बीच में वो पढ़ा रहे हैं, हेलो सर, छूट गया, कट गया, वो उसका भंग हो जाएगी, है ना। और छात्र जब वर्ग में बैठते हैं तो सामने कहा भी गया है छात्रों के लिए कि बको ध्यानम, जिस तरह से बगुला जो है ना मछली को ध्यान पकड़ने के लिए, तो छात्र शिक्षक की तरफ उनकी बातों को आंख देखते रहते हैं क्या होता है। तो ये जो क्लासरूम है एक संस्कृति है। क्लास में सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता, क्लास ये है कि बच्चे कैसे बैठते हैं, बच्चे कैसे बातचीत करते हैं, बच्चे एक दूसरे से मिलने जुलने की। देखिए हमारा देश जो है बहुत धार्मिक है, बहुत सांस्कृतिक है, बहुभाषीय है। एक कक्षा में अगर 100 लड़के आते हैं तो उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित भी है। हमारे देश में क्लासरूम क्यों कॉन्सेप्ट है, ये छुआछूत की जो बीमारी थी उसको समाप्त करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया कि सभी बच्चे एक साथ बैठेंगे, गरीब अमीर का फर्क मिट जाएगा। भाई सीएम कॉलेज में हमारे क्लास में अगर 60 लड़के बीसीए में आते हैं, उसमें दलित भी हैं, बच्चियां भी हैं, वो वहां ही है। आज जब ऑनलाइन हो रहा है तो फिर उसकी सोच जो है वो सामूहिकता समाप्त हो जाएगी। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें सामूहिकता का विचार, सामाजिक सरोकार का आवश्यक है। शिक्षा सिर्फ डिग्री देने का नाम नहीं है, बल्कि उसके लिए आवश्यक है कि उसके अंदर सामाजिक बोध हो, देश की भौतिक परिस्थिति, देश की सामाजिक परिस्थितियां से वो अवगत हो कि इस देश के लिए कौन, हम देश को सुदृढ़ कब करेंगे, वही जो हमारे छात्र हैं वो कल के भविष्य हैं। तो उनका मानसिक विकास जो है वो बिल्कुल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के तौर पर एक समाज में, अब हम आज दलित क्लास से अगर वंचित हो जाएं, वो नहीं आएंगे, कल होकर उनके अंदर दूरियां बढ़ जाएंगी, एक दूसरे से वो मिलजुल नहीं सकते हैं, इसलिए ये है। और अब चूंकि
माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है, और तो मैं समझता हूं कि अब वर्ग संचालन होना चाहिए, ये मेरे व्यक्तिगत राय है। और मैंने इसमें मैं छात्रों से अधिक अभिभावकों से भी अपील करना चाहता हूं कि छात्रों पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालें। छात्रों को इस पीरियड में वो मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा तनाव में है, तो उसका भविष्य दांव पे है। अभिभावक जो है उसको इस क्षेत्र में भी वहां ट्यूशन पढ़ो वहां पर, वो नहीं, बल्कि एकाग्रता के साथ छात्र हमारे घर पर बैठ करके टेक्स्ट बुक जो है हमारे बच्चों की का सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य कह सकते हैं हम कि हमारे बच्चे जो हैं वो किताबों से दूर हो गए हैं। उनको किताबों से जोड़ना चाहिए, टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, मथन पढ़ना चाहिए। टेक्स्ट जब पढ़ेंगे जो कम से कम जो पाठ्य पुस्तक घरों में है पढ़नी चाहिए। इस अवधि में उनके पास बड़ा सुनहरा अवसर था और है, जब तक क्लास नहीं चलता, कि हम बड़े लोगों की जीवनियां पढ़ें, है ना, साहित्यकारों की, वैज्ञानिकों की, देश के जो बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, इन लोगों की जीवनियां पढ़िए, तो उससे आपके मस्तिष्क का जो है वो पटल खुलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों ने अपनी जीवन कैसे गुजारा और इस देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसलिए कि राष्ट्र के निर्माण में हमारी भागीदारी होनी है। हमें सिर्फ रोजी रोटी के लिए नौकरी नहीं करना है, बल्कि हमारी हिस्सेदारी, भागीदारी राष्ट्र के निर्माण में भी होना है। तो राष्ट्र निर्माण के लिए उन लोगों को पढ़ना होगा, उनके विचारों को अपनाना होगा जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। देखिए सर, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन में आपने कहा कि इस समय सबसे सुनहरा अवसर था कि आप टेक्स्ट पढ़ते या फ्रीडम फाइटर की जीवनियां पढ़ते, इससे आपका मस्तिष्क खुलता। तो ऐसी अवधि में सर मैंने आपको भी देखा है, आपकी एक किताब आई है सर, आईना हैरान है सर, तो उस किताब के बारे में, उसकी खासियत क्या है, उनके बारे में कुछ हम बताएं। देखिए, जब ये लॉकडाउन मार्च में शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है कि पहले जो होता है अचानक, जब रोज हम कॉलेज जा रहे हैं उस गतिविधियों से अलग हुए, तो जाहिर सी बात, मैं तो पहले से आप जानते हैं कि मैं इतना पढ़ता रहा हूँ, मेरी 2 दर्जन किताबें हैं। लेकिन इस पीरियड में मुझे लगा कि अब अगर हम अपने आप को बैठ जाएंगे तो और मानसिक तौर पे तनाव बढ़ेगा। तो मैंने एक सीरीज शुरू की, पहले एक नज्म कविता लिखी, फिर दूसरी थी, और होते होते ये पूरे लॉकडाउन पीरियड में कुल 37 कविताएं हुई हैं हमारी। अब उसको मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने उसको वीडियो बना के लोगों को भेजना शुरू किया कि खुद भी और दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो, जो खास करके साहित्य प्रेमी हैं। तो राष्ट्र स्तर पर उसकी बड़ी प्रशंसा होने लगी कि लोग वीडियो मांगने लगे, यूट्यूब पर उसको डाला गया। बाद में कई पब्लिशरों ने हमसे कहा कि नहीं, उसकी किताब हमको दीजिए, मैं छापूंगा। तो दिल्ली की एक बड़ी पब्लिकेशन जो उर्दू की है, वो एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस, उसने ये 2 किताबें छापी। चूंकि उर्दू में मैं लिखता हूं, तो मुझे लगा कि ये कविताएं जो हैं सिर्फ उर्दू तक नहीं होगी, बल्कि पूरे समाज के लिए है। इसमें संदेश हमने देने की कोशिश की कि समाज में जो ये कोरोना है, ये कोरोना एक प्राकृतिक बीमारी तो है, लेकिन इसके आड़ में बहुत सी सियासत हो रही है। शुरू से ही इसे धर्म के आड़ में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक नफरत फैलाने की कोशिश की गई। आपने देखा ही तबलीगी जमात को किस तरह निशाना बनाया गया। अभी माननीय मुंबई हाईकोर्ट ने तो फैसला दिया और कहा कि हम, देखिए, मीडिया जो है प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ है। क्यों कहा गया मीडिया को चौथा स्तंभ? इसलिए कहा गया कि जब हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका अगर गलत रास्ता इख्तियार करेगी तो उसको नकेल कर सकेगी। लेकिन आज क्या हुआ कि पूरी सहाफत जो है, हमारी पत्रकारिता ये है, वो पक्षधर हो गई है। पक्षधर होना अच्छी बात है। किसका होना चाहिए था उसको? जो मजलूम है, जो दलित है, पीड़ित है, उसका न होकर के वो सत्ता का, शासन के पक्ष का वो पक्षधर हो गया। और पक्षधर होने में भी अगर उनका पक्ष जो सच्चाई है उसको परोसते तो अच्छी बात थी। नहीं, वो क्या करते हैं कि सनसनी फैलाने के लिए, अपना टीआरपी फैलाने के लिए वो गलत फैला, समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, नफरत करते हैं। और जो चीज समाज को तोड़ रही है तो समझिए कि वो देश को कमजोर कर रही है। उस चीजों पर ज्यादा फोकस हुआ है। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से देखिए, ये देश बहुत, उसकी जड़ें बहुत मजबूत है हमारे यहाँ। अभी माननीय मुंबई हाईकोर्ट का जो औरंगाबाद बेंच ने, 2 हमारे माननीय जजों ने जो फैसला दिया है, वो एक ऐतिहासिक फैसला है।
58 पेज का फैसला है वो, और उसको पढ़ने से लगता है कि अभी देश में प्रजातंत्र के लिए जीने वाले लोग मौजूद हैं, और इससे हमारे पूरे मुल्क में अदालत की साख बढ़ी है। आज जबकि अदालत में बहुत सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपने कि हमारे आजादी ख्याली पे प्रहार हो रहा है, ऐसे स्तर में मुंबई हाई कोर्ट का फैसला ये साबित किया है कि नहीं, हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है, भ्रम में नहीं रहना है, हमें न्यायपालिका पे भरोसा रखना है और हमारी न्यायपालिका न्याय करेगी। ऐसी सूरत में तो मैंने वो 2 किताबें लिखी, उर्दू में जो है ये उर्दू में आई है आईना हैरान के नाम से, तो उर्दू में किया और मैंने फिर इसको देवनागरी किया। कई मेरे दोस्त मित्र थे, उन्होंने कहा कि नहीं आपकी किताबें जो आती हैं वो उर्दू में सिर्फ आती है, हम लोग पढ़ नहीं पाते, या फिर अंग्रेजी में आती है। हमने कहा कि नहीं, तो इस बार क्या किया मैंने कि उसको देवनागरी रूप भी किया है। जो उर्दू है इसमें हिंदी में 37 कविताएं हैं उसकी, और इसमें जो है 30 कविताएं उर्दू में, और इस पर बड़े बड़े लोगों जैसे इसमें हिंदी वाले पे प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह जो मिथिला विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष रहे हैं उन्होंने लिखा है, और प्रोफेसर कमलानंद झा जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय में वो हिंदी के आलोचक हैं और साहित्यकार हैं, उन्होंने लिखा है। उर्दू में प्रोफेसर मनाजिर आसिफ खरगानवी साहब भागलपुर में जो आप जानते हैं कि 200 किताबों के लेखक हैं, उन्होंने लिखा है। प्रोफेसर जो अभी अलीगढ़ विश्वविद्यालय के चेयरमैन है उर्दू विभाग के, उन्होंने लिखा है। मोहम्मद अली जौहर साहब ने और प्रोफेसर आफ्ताब अशरफ साहब ने इस पर लिखा है, अपनी इस पर टिप्पणियां लिखी हैं, और रोज अखबारों में इस पर भी पूरे देश में इस किताब को, मुझे खुशी है कि उर्दू साहित्य का उर्दू क्षेत्र के साथ साथ हिंदी क्षेत्र में भी हमारी किताबें स्वीकार की गई हैं। लोग पढ़ रहे हैं, डिमांड मांग रहे हैं, रोजाना हमसे ही मांग रहे हैं। पब्लिशर भी कह रहे थे कि मुझे दूसरा एडिशन तुरंत छापना होगा, तो मुझे खुशी है। तो इस पूरे कविताओं में मैंने वही किया है कि आखिर ये क्या हुआ कि हमारे लिए तो ये प्राकृतिक बीमारी थी, लेकिन उस पर किस तरह से मजदूरों को देखा आपने कि पलायन शुरू हुआ, और उस पर क्या हुआ, दवाओं का छिड़काव किया जाने लगा। एक मनुष्य पर कीड़ा मारने वाली दवा का छिड़काव होना इस प्रजातंत्र देश में कितना बड़ा ये सोचनीय था। ये सब चीजें अंदर से, और इस आड़ में तरह तरह की चीजें होने लगी। तो मैंने उसको सारी चीजों को एक कवि, एक समाज की जो जिम्मेदारी है, नहीं एक लेखक, एक साहित्यकार की जिम्मेदारी है कि वो जो हमारे समाज में कोई चीज, वो चीज जो मानवता को तार-तार कर रही हो, जो इंसानियत को नुकसान पहुंचा रही हो, तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। तो उसी वो आवाज जो एहतजाज की आवाज है, वो पूरी की पूरी इस काव्य संग्रह में या शेरी मजमूए में आईना हैरान है उसमें मौजूद है। और मैंने एक पैगाम देने की कोशिश की है कि समाज को सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, बल्कि एक सामूहिकता का जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, सामाजिक जीवन जो हम बोलते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। तो दूसरों के लिए जीना कैसे जीना है, किस किस स्तर पे जीना है, वो सिर्फ उसको खाना दे के नहीं, बल्कि आपको उसके विचारों का भी सम्मान करना है, उसके सम्मान, उसके जिंदगी जीने के जो तरीके हैं उस तरीके को भी देखना है, और अगर वो कष्ट में है तो हमें उसमें शामिल होना है, सहयोगी बनना है। ये है मानवीय जीवन, सामाजिक सरोकार की जिंदगी। तो ये पूरी कविता उसी पर चित्रित करती है और सारे लोगों ने लिखा है। मुझे खुशी है कि नई पीढ़ी के लोग भी इस काव्य संग्रह को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उससे मेरी हौसला अफजाई भी हो रही है। और आपका भी शुक्रिया कि आपने ये प्रश्न पूछा है। आपने एज अ लेखक अपनी सारी बातों को, लॉकडाउन की अवधि में जो सब बातें गुजरी है उनको आपने किताब में रखा है, तो फिर जो लोग, जो पाठक होंगे वो पढ़ेंगे, इनको अच्छी तरीके से जानेंगे। मेरा एक सवाल है, अभी चूंकि बात चली है सहाफत की, तो मेरा यहाँ पे सवाल होगा कि जो नए दौर के जो सहाफी आ रहे हैं सर, उनको क्या संदेश होगा आपका हमारे चैनल पर? देखिए, मैंने पहले कहा कि हम जिस देश के में रहते हैं, नागरिक हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। और प्रजातंत्र में जैसे मैंने कहा कि इसे चौथा स्तंभ कहा गया है। ये एक मर्यादित कार्य है। आप इस कार्यों में अपने आप को सिर्फ ये न समझें कि हम व्यवसाय से जुड़ रहे हैं। ये सिर्फ मुलाजमत नहीं है, इबादत है। सहाफत को आप जब इसकी का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश की आजादी में भारत की जो सहाफत है, पत्रकारिता है, उसकी बहुत अहम भूमिका रही है। महात्मा गांधी भी सहाफत के तौर पे, मैंने एक लेखक के तौर पे काम किए, अखबार निकालते रहे। क्यों निकाला उन्होंने? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने
अलहलाल निकाला, अलबिलाग निकाला। क्यों निकाला? चूंकि एक माध्यम है जागरण का, लोगों को उठाने का, जगाने का। आज की जो पीढ़ी है वो इसे सिर्फ रोजगार समझ रही है। ये रोजगार नहीं है, इसमें डिवोशन चाहिए आपको कि अगर आप कर, अच्छी चीज है। दूसरी चीज ये है कि अब की पत्रकारिता नए नए तरीके के आयामों को लेकर आई है। सोशल मीडिया का बढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आया है। 21वीं सदी को हम कहते हैं कि ये क्रांति की सदी है। इस सदी में तो आज जब हमारे बच्चे आए तो जिस क्षेत्र पर, मेरा कहना यह है कि आप जिस क्षेत्र पर जिस चीज के लिए कोई स्टोरी बना रहे हो, न्यूज लिख रहे हो, उसकी गंभीरता को समझने की कोशिश करें कि क्या किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम आलोचना लिख रहे हैं तो आपका जो दायित्व है, धर्म है पत्रकार का, कि जिस व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं आप उससे उसका भी वक्तव्य लीजिए। पत्रकारिता का कोई धर्म होता है? पत्रकारिता का पहला धर्म यह है कि वो अपने आप को निष्पक्ष होगा और बुराइयों का पक्ष के खिलाफ आवाज करने के लिए पक्षधर होगा। पत्रकार का मतलब तटस्थ नहीं है। आप रोड पे जा रहे हैं और किसी आदमी को कोई मार रहा है, आप खड़े हुए तटस्थ देखिएगा? आप नहीं देख सकते। आपको ये लिखना होगा कि एक जालिम ने एक मजलूम के साथ अन्याय किया। तो आपका मतलब हुआ कि आप मजलूम को पक्षधर होना होगा, आप तटस्थ नहीं होने होंगे। लेकिन यहाँ पे हुआ कि निष्पक्ष होना होगा। इसलिए कि आपको अगर कोई जालिम को आप लिख रहे हैं तो क्या जालिम का ऐसा नहीं है कि उसने एक थप्पड़ मारा और आप लिख दीजिए कि उसको लाठी से, गरासे से उसने काट दिया है, गोली मार दिया। ये नहीं लिख सकते आप। तो आपका जो सबसे बड़ा धर्म है वो ये है कि आप निष्पक्ष हों और जुल्म के, जो जुल्म से मर्माहित हैं, जो दलित हैं, पीड़ित हैं। गांधी जी ने कहा था कि हाशिया पे जो लोग हैं, हाशिए पे जो खड़े लोग हैं, उसका चित्रण करो। तो आज की पत्रकारिता जो सत्ता से करीब हो रही है, उसे सत्ता से नहीं, जो सत्ता के द्वारा सताए गए हैं उनसे करीब होने की आवश्यकता है। चलिए, खैर बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेपरों में देखते हैं दुष्कर्म की घटना हो, चाहे चोरी, दंगा, इस तरह की घटना आप पहले पेज पे देखने को मिलेगी। देखिए, मैंने क्या कहा कि आज है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के धर्रे पर प्रिंट मीडिया में भी ये बातें आने लगी कि वो सनसनीखेज चीजें जो हैं, जिससे समाज में एक विचलन पैदा हो, विचलित हो जाए लोग, हंगामा आराई जिसको कहते हैं, वो करने की कोशिश ज्यादा हुई है। अब उस तरह की जो बीमारियां हैं, जबकि पहले होता था पत्रकारिता कि उस तरह की जब खबरें आती थी तो उस खबरों को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी, चोरी डकैती इसकी। और उस वक्त का समाज सामाजिक बोध के साथ उन समस्याओं का हल करना चाहता था। अब हर चीज की एक राजनीति होने लगती है। अगर कोई आज आप देख लीजिए, 15 दिनों से एक कोई चीजें आ रही हैं कि सीबीआई की जांच हो। इस देश में हजारों लोगों का रोज मर्डर हो रहा है, कत्ल हो रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान हजारों कर रहे हैं। कहीं पे किसान मर रहे हैं उसके लिए सीबीआई की ऐसी मांग नहीं हो रही है। लेकिन अगर कोई एक स्टार मर गया फिल्म का तो आप उसके लिए सीबीआई की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वहां राजनीतिक उद्देश्य है। किसान जो मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, रोज हर महीने 100 से ज्यादा का रिपोर्ट आती है, उसकी कोई मांग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है कि अखबार के समाचार पत्र हैं, उनको अपना टीआरपी बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है। और बड़े कारपोरेट घराने के जो लोग हैं वो इस चीज को, पहले क्या था कि अखबार जैसे लोग हैं खुद अपने जेब से पैसा खर्च करके काम कर रहे हैं। अब बड़ा बड़ा कारपोरेट घराना हो गया है। कारपोरेट घराना को कोई मतलब नहीं है कि समाज में द्वेष फैल रहा है या मोहब्बत का पैगाम फैल रहा है, उसको बिजनेस से मतलब है। तो जब बिजनेस है, तिजारत है, तो उसको मुनाफा चाहिए। उस मुनाफे की वजह से अब पहले ये था कि जो पत्रकार होते थे गांव घर के, उनकी खबरें वो जो भेजेंगे वही छपेगा। अब उस बेचारे को मालूम भी नहीं है कि मेरी खबर छपेगी या नहीं छपेगी, कि यहां से अगर चला भी गया तो देश के एडिटर जो उसको हटा देगा, क्योंकि ये सरकार के विरुद्ध है, किसी के विरुद्ध है। वो जो चाहता है, कंपनी जो चाहती है उसको चल रहा है। इसलिए पत्रकारिता जो है, इसलिए भारतीय पूरे विश्व में पहले हमारी पत्रकारिता की एक साख थी। आज पूरे विश्व में 142वें या 45वें नंबर पे हमारी पत्रकारिता चली आई। क्यों? अविश्वसनीयता। जिस चीज को अभी कर देते हैं, अभी देखिए हाल में हमारी पत्रकारिता क्या, उसकी बड़ी मिसाल है। देश के प्रथम नागरिक
हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के मरने की खबर पूरे इसमें फैला दी गई सोशल मीडिया पर, और देश के बड़े बड़े जो ये हैं उन्होंने फैला दिया। अब वो जिंदा आज तक जीवित है, जबकि 12 अगस्त को उनके मरने की खबर सबसे फैला दिया। उनके बेटे को ये कहना पड़ा कि देश की पत्रकारिता इतनी गंभीर, इतनी मतलब लापरवाह हो गई या गिर चुकी है, मुझे विश्वास नहीं था। क्यों? चूंकि आप गंभीर नहीं हैं, एक देश के राष्ट्रपति के मृत्यु की गलत खबर फैला रहे हैं और आप उसको कहीं कोई तहकीक नहीं कर रहे हैं, और होड़ लगी हुई है कि एक ने अगर उसको ट्वीट कर दिया तो 1000 लोग उसको ट्वीट कर दिया, वो सभी लोग उसमें शामिल हैं। सोशल मीडिया का दौर है, तेजी से वायरल हो जाएगा। तो उस होड़ से बचने की आवश्यकता है, इसलिए कि आपके बिजनेस के तजारती नजरिए से समाज में बिखराव पैदा होगा, दोष पैदा होगा, तो समाज कमजोर होगा तो देश कमजोर हो जाएगा। और भारत जैसे देश में सबसे ज्यादा आवश्यकता यह है कि आपसी समझदारी जो है उसको बढ़ावा देने के लिए हमें काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। बात शुरू हुई थी शिक्षा से और जा पहुंचे हम लोग पत्रकार पे। मुझे लगता है ये दोनों विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं पत्रकारिता के विषय पे इसलिए सर से बात कर रहा था क्योंकि सर खुद एक अनुभवी पत्रकार हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे से बात करने के लिए, और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो आप मेरे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।